नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में कोल घोटाले में अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, वो पहले से ही फंसे हुए हैं और उनसे अभी ईडी ने पूछताछ की थी दिल्ली में। लेकिन अब ममता बनर्जी के राज्य उद्योग मंत्री और टीएमसी के महासचिव पार्थो चट्टोपाध्याय, उनको भी सीबीआई ने नोटिस दिया है और 13 सितंबर को सीबीआई ने पेश होने के लिए कहा है। पूछताछ करनी है कोल घोटाले से संबंधित जुड़े हुए मामले की। और आपको बताएं, ये सारा मामला था 2020 का। 2020 में सीबीआई और ईडी ने इस मामले को लेकर आसनसोल की जो कोयले की खदान थी, उसमें करोड़ों रुपए की हेराफेरी सामने आई थी। और तब ईडी और सीबीआई ने एक संयुक्त अभियान चलाया था और उसकी जांच की थी, तो पाया कि करोड़ों रुपए का हेर फेर किया गया है, जिसमें टीएमसी के लीडर शामिल हैं। अब उस मामले को लेकर सीबीआई और ईडी हाईकोर्ट पहुंची थी और हाईकोर्ट के आदेश पर यह सारा जांच चल रही है। और अब अभिषेक बनर्जी के बाद टीएमसी के राज्य उद्योग मंत्री पार्थो चट्टोपाध्याय का अब नंबर आया है और जांच के बाद यदि दोषी पाए गए तो निश्चित रूप से जेल होने वाली है। और इसी मामले को लेकर ममता बनर्जी बौखला रही हैं। वो आरोप लगा रही है केंद्र पर कि अब चुनाव आने वाला है, उपचुनाव होने वाला है, इसलिए जो है मोदी सरकार मेरे को बदनाम कर रही है, मेरी सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी ये नहीं बोलती कि ये 2020 से जो जांच चल रही है वो जांच हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है, ना कि मोदी जी के आदेश पर। और दूसरी बात, अभिषेक बनर्जी तो एक तरह से थ्रेट कर रहे हैं। वो सीबीआई की जांच में जरूर गए, ईडी के सामने बातचीत करने के लिए गए, लेकिन उन्होंने बाहर आकर मीडिया में एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि यदि मैं दोषी सिद्ध हुआ तो मैं सार्वजनिक रूप से आत्महत्या कर लूंगा। ये क्या बात हुई भाई? अगर आप दोषी हुए तो जेल में जाओगे, तो सजा काटो। आप धमकी दे रहे हो कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो इस तरह की बातें ये भतीजा और बुआ बोल रहे हैं। भतीजा कह रहा है ईडी की कार्रवाई पे कि यदि मैं दोषी सिद्ध हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। बुआ बोल रही है कि मेरा उपचुनाव है भवानीपुर का, इसलिए मोदी सरकार मुझे बदनाम कर रही है। अरे भाई, ये जांच चल रही है और ये जांच सीबीआई और ईडी की जितनी भी है, आप प्रस्तुत होइए, न्यायपालिका पे भरोसा रखिए, न्यायपालिका अपने आप फैसला करेगी। ममता बनर्जी तो वो है जो हिंसा और रेप की जांच भी सीबीआई से नहीं होने देना चाहती थी। ऑब्जेक्शन किया, कलकत्ता हाई कोर्ट में ऑब्जेक्शन किया, वहां से एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हुई तो अब क्या बोलेंगी। लेकिन ये ममता बनर्जी की बौखलाहट है। और एक तरफ आप देखिए, जो विपक्षी दल हैं वो सब इस मुद्दे पर मौन रहते हैं, क्योंकि भवानीपुर सीट को लेकर भी देखने में आ रहा है कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस ममता बनर्जी के सामने अपना कैंडिडेट तक नहीं उतारा। तो ये दिख रहा है कि सब अंदर से मिले हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो घपला घोटाला हुआ है, ये कोयले की खदान का भी जो घपला हुआ है, शायद इसमें भी ये कम्युनिस्ट और कांग्रेसी मिले हुए हैं, मिलकर के ये लूट की है। तो अब ये देखना है कि मिलकर की हुई इस लूट का खुलासा और इसमें कौन कौन जिनके तार जुड़े हुए हैं खुलासा होता है, कौन कौन इसमें पकड़े जाते हैं। लेकिन ये सबने देखा कि नारदा घोटाला, शारदा घोटाला, ये भी 100 करोड़ से ऊपर के घोटाले हैं। और चाहे अब ये कोल घोटाला, टीएमसी के इसमें मंत्री विधायक तो हैं ही हैं फंसे हुए, लेकिन इसके तार जो भी घोटाला आप देखेंगे पश्चिम बंगाल का, अभिषेक बनर्जी से जुड़ते दिखाई देते हैं। और अभिषेक बनर्जी सपना देख रहे हैं कि टीएमसी को राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे और वो जो है पार्टी के हेड बनकर पूरे देश में प्रचार करेंगे। लेकिन इस तरह के कारनामे और इस तरह के घपले घोटाले में फंसे हुए अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति से उबर नहीं पा रहे हैं। और ना ही उनका ये सपना साकार होगा कि कभी मैं इसको राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे या प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी बुआ को पेश करूंगा। ये होने वाला नहीं है। और ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। भतीजे को बचाने के लिए, अपने मंत्री को बचाने के लिए वो उल जलूल कुछ भी आरोप केंद्र सरकार पे लगाएंगे, जो कि निराधार है। देश की जनता इसको जानती है। जो पश्चिम बंगाल में हमने देखा पिछले चुनाव में, वो फिर से रिपीट होने लगा है।
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फिर हमले शुरू हो गए हैं। वह फिलहाल में अर्जुन सिंह नाम के एक सांसद हैं जो कि जगदल में उनके ऊपर घर है उनका, उस पर बमों से हमला हुआ। इसको लेकर भाजपा में काफ़ी रोष है और उन्होंने एनआईए से इसकी जांच कराने को कहा है, क्योंकि चुनाव के बाद से जिस तरह से पश्चिम बंगाल की हिंसा हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा गया, उनके ऊपर हमले किए गए, घरों को तोड़ा गया। वहीं आपको बताएं कि इस सब मामले को लेकर अभी तक जांच चल ही रही थी। अभी तो सीबीआई की रेड चल रही है और सीबीआई ने अभी तक आपको बताएं 34 एफआईआर चुनाव की बाद की हिंसा को लेकर किए हैं। और आपको यह ध्यान में रखना है कि सीबीआई के पास वो केस हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर जिसमें रेप एंड मर्डर के केस हैं। तो यानी 34 एफआईआर हत्या और रेप के केस की सीबीआई के पास है। ममता बनर्जी इस सीबीआई के एक्शन का विरोध कर रही थी, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो ममता बनर्जी है उसके जो एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद ममता बनर्जी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। यानी कलकत्ता हाई कोर्ट और देश के सुप्रीम कोर्ट ने यह समझा कि वाकई में पश्चिम बंगाल की हिंसा ये राजनीति से प्रेरित है, सरकार और सरकार की पुलिस इसके पीछे है और इसलिए इसकी जांच होने के लिए सीबीआई जरूरी है। यहां तक कि आपको बताएं कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह तक आदेश किए थे कि इसमें जो जांच टीम जाएगी उसके पास केंद्रीय सुरक्षा बलों का दस्ता साथ में होना चाहिए, क्योंकि एनएचआरसी ने लिखा था कि हमने जो हिंसाग्रस्त एरिया का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की है उसमें लोगों ने बताया कि जो टीएमसी के गुंडे हैं ज्यादातर मामलों में यही मिले हुए हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई थी। कभी कभी किसी मामले में तो पुलिस मिली हुई थी गुंडों से। इस पर भी उन्होंने कहा कि जब हम एप्लीकेशन लेकर थानों में गए तो ये एप्लीकेशन यानी एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई। पुलिस दबाव में है, या तो डरी हुई है या तो मिली हुई है, और ऐसे में जो पीड़ित हैं उनको न्याय कैसे मिलेगा। और इसलिए एनएचआरसी की टीम ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एप्लीकेशन रखी थी और यह कहा था कि इसकी जांच सीबीआई से हो, साथ में केंद्रीय सुरक्षा बलों का घेराव हो और इन लोगों को सुरक्षा, गवाहों को सुरक्षा मिले, तब ये न्याय मिलेगा। तो इसके बाद जो एक्शन हुआ है, सीबीआई ने आपको बताएं लल्लन घोष उसको पकड़ा है और लल्लन घोष के ऊपर जो आरोप था वो ये था कि बीजेपी के कार्यकर्ता को उसने पीट कर मार डाला था और इसलिए ये जो है गिरफ्तार किया गया है और छापा पड़ा है उसके घर में। वहाँ से लैपटॉप, मोबाइल और दस्तावेज दिए जा रहे हैं। सीबीआई इस एंगल से भी जांच कर रही है कि जिस तरह से टीएमसी का एक कार्यकर्ता जिले स्तर का, ब्लॉक स्तर का हत्या या रेप में शामिल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बातचीत या उसके तार टीएमसी के किसी मंत्री, विधायक या बड़े लीडर से हो। और यह संभावना मानी जा रही है। ज्यादातर लोगों ने यह बताया है कि जो अभिषेक बनर्जी है, ममता बनर्जी का भतीजा, ये सारी हिंसा को कंट्रोल करना या यूं कहें वो गुंडों को जो कंट्रोल कर रहा था या गाइड कर रहा था वो अभिषेक बनर्जी कर रहा था। सबके तार इस हिंसा के अगर जुड़ते हैं तो वो अभिषेक बनर्जी से, ऐसा लोगों का आरोप है। अब इस आरोप में कितना दम है इसकी सीबीआई जांच करेगी, निर्णय कोर्ट करेगी, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें इस हिंसा के लिए भी बढ़ने वाली है, हिंसा को लेकर भी बढ़ने वाली है। और आपको बताएं अभिषेक बनर्जी पहले से ही कोल घोटाले में, उसकी पत्नी वो भी कोल घोटाले में, नारदा, शारदा, ये सब चल रहा है। अब एक और बात जो देखने में आई है वो उपचुनाव भवानीपुर को लेकर है और उस उपचुनाव में बीजेपी के पश्चिम बंगाल के जो अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उन्होंने भवानीपुर सीट को लेकर ये कहा है कि बीजेपी का कैंडिडेट अभी कुछ दिन में तय होगा, लेकिन अभी जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के नेता हैं पश्चिम बंगाल के और सदन में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने बयान क्या दे दिया, उन्होंने कहा कि हम अपना कोई भी कैंडिडेट भवानीपुर से नहीं उतारेंगे। इसी तरह कम्युनिस्ट जो है वो भी कोई कैंडिडेट ममता बनर्जी के सामने नहीं उतार रहे हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि वामपंथी बिल्कुल खत्म हो गए, कांग्रेस भी खत्म हो गई, लेकिन उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको टीएमसी को ही आगे बढ़ाना है। बीजेपी से उनको इस तरह का मुकाबला करने के लिए एक होना पड़ रहा है जिनकी विचारधारा कभी बिल्कुल विपरीत थी। ये राजनीति में जो हो रहा है, इससे पता लग रहा है कि किसी राजनीतिक दल की कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है, अपना नुकसान हो जाए लेकिन बीजेपी का फायदा ना हो पाए। बीजेपी के विरोध में सब दुश्मन एक मिल गए हैं। हालांकि बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें होती हैं, लेकिन यह असंभव नहीं है कि इनको हराया ना जा सके। पश्चिम बंगाल में अगर हिंसा ना होती, लोगों को घर घर जाके डराया धमकाया ना जाता, टीएमसी की गुंडागर्दी जो पिछले 10 साल में टोलाबाजी कटमनी हुई, उससे बांग्लादेशी घुसपैठी और बांग्लादेशी जो रोहिंग्या थे, म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या, उनको अगर बढ़ावा ना मिलता तो निश्चित रूप से चुनाव का रुख कुछ और होता। लेकिन बांग्लादेशियों की और रोहिंग्याओं की जो संख्या है वो वहाँ करोड़ों में है, और इसलिए उनका पूरा दबदबा है, उनकी गुंडागर्दी है। वंदे मातरम।